लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 61.76% मतदान किया गया दर्ज। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कुल 65% हुआ मतदान। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के राज्य नोडल अधिकारी मनीष सिंह लोहान ने दी जानकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश भर में बनाए गए 91 स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सील की गई ईवीएम। और हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी। प्रदेश के 16 जिलों में रेड अलर्ट जबकि 6 जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी से बचाव के लिए दिए निर्देश। नमस्कार, मैं आशुतोष। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 61.76% मतदान दर्ज किया गया। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर कल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। इस चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटें, उत्तर प्रदेश की 14 सीट, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीट, दिल्ली की सभी 7 सीट, ओडिशा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 संसदीय सीट पर मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर 54% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। हरियाणा में 65%, बिहार में 55% से अधिक, झारखंड में लगभग 64% और दिल्ली में लगभग 58% मतदान हुआ। ओडिशा में 71% मतदान हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में 54% और पश्चिम बंगाल में 80% मतदान दर्ज किया गया। इस चरण में कुल 889 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल और मनोज तिवारी, कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार शामिल हैं। छठे चरण के समापन के साथ ही अब 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 486 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के अंतर्गत कल हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि मतदान होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए कुल 91 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। इनमें 10 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 90 स्ट्रांग रूम और 1 स्ट्रांग रूम करनाल विधानसभा के लिए बनाया गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही स्ट्रांग रूम तैयार किए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत स्ट्रांग रूम के बाहर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे और कमरों के अंदर सीसीटीवी कैमरों से नजर रहेगी। जिस ताले से स्ट्रांग रूम को सील किया जाएगा तथा जिस शीट पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर हैं, उसे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हर उम्मीदवार या उसके एजेंट देख सकते हैं। जो करनाल विधानसभा का उपचुनाव होना है, तो 91 स्ट्रांग रूम्स बनाए हैं और इन स्ट्रांग रूम्स पर ही 25 तारीख की शाम को आफ्टर पोलिंग ईवीएम्स आएंगी और उनको रखा जाएगा। और जितने इन स्ट्रांग रूम्स के सुरक्षा के निर्देश हैं चुनाव आयोग के, उनकी पूरी अनुपालना की जाएगी और जिस ताले से उनको सील किया गया है और जिस सील पर कैंडिडेट्स के दस्तखत हैं, उस सील को सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हर कैंडिडेट देख सकता है। वो स्क्रीन लगेगा, उस पर उसको दिखाया जाए। वहीं हरियाणा के मुख्य निर्वाचन कार्यालय के राज्य नोडल अधिकारी मनीष सिंह लोहान ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कुल 65% मतदान हुआ। मतदान के दौरान प्रदेश भर में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रेस द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद किया। पूर्ण हुआ है। मैं इस सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और एक बहुत ही जोशपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे जो भी प्रयास थे उनमें साथ मिलकर इस मतदान को सफल बनाया। साथ ही जो मतदान के लिए जो हमारी टीमें गई थी, जो हमारे विभिन्न कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी,
उन सब का भी धन्यवाद करता हूं और सबको बधाई देता हूं कि यह मतदान शांतिपूर्ण ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से संपूर्ण हो सका। किसी भी लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ कहते हैं, जो हमारे मीडिया साथी हैं, मीडिया के सहकर्मी हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी जो भी बातें थी उनको मतदाताओं तक पहुंचाया और मतदाताओं की जो भी शिकायतें थी उनको हम तक पहुंचाया और इस लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया। उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में सबसे अधिक वोटिंग सिरसा व सबसे कम फरीदाबाद में हुई। सिरसा में 69%, अंबाला में 66.9%, कुरुक्षेत्र में 66.2%, भिवानी महेंद्रगढ़ में 65.2% मतदान हुआ। हिसार, रोहतक, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करीब 60% से अधिक मतदान हुआ। वहीं करनाल विधानसभा के उपचुनाव में मतदान 57.8% रहा। कल हुए लोकसभा चुनाव से हम विभिन्न जानकारियां अपने संवाददाताओं से बातचीत करके लेके आ रहे हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता दीपक खोकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, बताइए आशुतोष। हाँ दीपक, कल आप रोहतक में आपने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया होगा। किस तरह का जो मतदाताओं में उत्साह रहा और ईवीएम की जो मशीनें रखी गई हैं और जो मतदान प्रतिशत है उसके बारे में बताएं। देखिए, ईवीएम जो मशीन्स हैं वो जाट संस्थान परिसर में यहाँ रखी गई हैं, कड़ा पहरा है। और अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो तकरीबन 65% यहाँ मतदान हुआ है। यहाँ पर प्रमुख मुकाबला कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा के बीच है। यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार यहाँ से 9 बार जीत हासिल कर चुका है, जिसमें खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 बार, दीपेंद्र हुड्डा 3 बार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। हालांकि वर्ष 2019 का चुनाव दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे, तो ऐसे में यह सीट काफी महत्वपूर्ण है। वहीं अगर मुद्दों की बात की जाए तो इस बार दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अपने काम गिनवाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के नाम पर ही यह चुनाव लड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यहाँ तक कहते हैं कि यह जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है आने वाले समय में हरियाणा में सरकार तय करेगा। जी आशुतोष। विभिन्न जो मतदाता हैं उनका रुझान, उनकी जो जोश है वो किस तरह से आप देख पाए कल? देखिए, हालांकि क्योंकि इस बार गर्मी ज्यादा थी तो मत प्रतिशत है वो तकरीबन 5% घटा है पिछली बार की बजाय। ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि ज्यादा मतदान हुआ है। और शहरी क्षेत्र अगर बात की जाए, जैसे रोहतक विधानसभा क्षेत्र है जो इसके अंतर्गत आता है, विधानसभा क्षेत्र तकरीबन 5% कम मतदान हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां का मतदाता गर्मी की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि सभी जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उनमें पिछली बार की मुकाबले करीब 5% कम मतदान देखने को मिला है। धन्यवाद दीपक होकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही अब सभी उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है, जो 4 जून को खुलेगा। इन ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए सभी जिला प्रशासन की ओर से स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के लिए पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। करनाल के एसडीएम अनुभव मेहता ने बताया कि ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसमें करनाल विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीन डीएवी पब्लिक स्कूल में, असंध विधानसभा की ईवीएम मशीन रेलवे रोड स्थित एसबीएस स्कूल में, घरौंडा विधानसभा की ईवीएम मशीन आईटीआई करनाल में, नीलोखेड़ी की दयाल सिंह कॉलेज में व इंद्री की एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रखी गई है। उन्होंने बताया कि इन सभी ईवीएम मशीनों के लिए 3 लेयर की सुरक्षा बनाई गई है, जिसमें पहले लेयर में आईटीबीपी, दूसरी लेयर में आईआरबी और तीसरी लेयर में जिला पुलिस तैनात रहेगी। इन सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग से निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए लघु सचिवालय में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जहां से इन पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सामान यहाँ जमा करवाने के लिए आ रही हैं। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करनाल विधानसभा का जो लोकसभा सेगमेंट और विधानसभा उपचुनाव से संबंधित स्ट्रांग रूम यहाँ बनाया गया है और पोलिंग पार्टीज द्वारा सामान जमा कराने उपरांत ये स्ट्रांग रूम में ये मशीनें सील करवा दी जाएंगी। अलग अलग जगह हैं, एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, बाकी बिल्कुल चुनाव शांतिपूर्ण। अभी हमने आपको करनाल से जुड़ी जो खबरें हैं और ईवीएम को जो रखरखाव है उसके बारे में जानकारी दी। हमारे साथ करनाल से हमारे संवाददाता पवन कुमार जुड़ चुके हैं। पवन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आशुतोष, सुन पा रहा हूं। हाँ,
ओके। पवन, कल जो मतदान संपन्न हुआ करनाल क्षेत्र में और ये बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, तो जो मतदान और उसके रुझान और उसमें जो विभिन्न मतदाता अलग अलग बूथ्स में आए उनके बारे में आप अपनी जानकारी दें। जी आशुतोष, मैं कल सुबह 6 बजे के करीब में मतदान केंद्र के बाहर था, जो जहां मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा ने अपना वोट कास्ट किया, और वहां पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। और जो राजनीतिक दलों द्वारा वो बूथ बनाए गए थे, वहां से पर्चियां वो ले रहे थे। और सबसे पहले मनोहर लाल जी ने वोट अपना यहाँ पे डाला है। वो एक संदेश देना चाहते थे, सबसे पहले वोट डालकर कि पहले जलपान और फिर पहले मतदान फिर जलपान। तो उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया, और उसके बाद लोगों की जो भीड़ है बढ़ती गई, जिसमें बुजुर्ग भी थे, दिव्यांग भी थे, युवा भी थे, और सबसे खास बात महिलाएं भी काफी बढ़ चढ़ कर इसमें आई हैं सामने, और उन्होंने काफी अच्छा मतदान किया। हालांकि भारी गर्मी थी कल दिन में, दोपहर के समय जो है मतदान थोड़ा सा कम रहा, धीमा रहा, फिर शाम के समय थोड़ी सी फिर उसमें बढ़ोतरी देखी गई। तो अच्छा काफी एक मैसेज गया है, लेकिन कुल मिलाकर भारी गर्मी थी, उस वजह से मतदान पिछली बार के मुकाबले 7% के करीब कम रहा। यहाँ पे करनाल में ग्रामीण क्षेत्रों में खासा मतदान हुआ, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम देखने को मिला आशुतोष। करनाल लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी यहाँ पर वोट डाले गए, जिसमें मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो लड़ रहे हैं, तो उस विधानसभा क्षेत्र की वोटिंग के बारे में आप बताएं। जी आशुतोष, यहाँ पर नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो यहाँ से उपचुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पिछले काफी दिनों से अपना प्रचार अभियान चलाया हुआ था, और काफी अच्छा उनका प्रचार अभियान यहाँ पे दिखाई दिया। उनके मुकाबले में कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह भी अपना चुनाव प्रचार चला रहे थे, लेकिन उनका थोड़ा सा कहीं ना कहीं धीमा नजर आया, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। तो नायब सिंह सैनी के यहाँ पर लड़ने का ये जो है फायदा हुआ है कि वो मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और आगे भी मुख्यमंत्री रहने की संभावना है। यहाँ पर मतदान जो विधानसभा का बताएं तो 57% मतदान हुआ है, जो हालांकि थोड़ा कम रहा, लेकिन फिर भी लोगों में काफी उत्साह था, और वे यहाँ से अपना भावी मुख्यमंत्री भी यहीं से देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि सीएम सिटी यहाँ बनी रहे। जी जी, धन्यवाद पवन कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए करनाल से। लोकतांत्रिक प्रणाली में यदि मतदान का सही महत्व समझना है तो भिवानी जिला के गांव ढाणी अकबरपुर की 4 बुजुर्ग बहनों से अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। 91 वर्ष से 101 आयु वर्ष की चारों बहनें पिछले लगभग 70 वर्षों से हर तरह के चुनाव में मतदान करती आ रही हैं। 91 वर्षीय लक्ष्मा देवी, 93 वर्षीय शौकौरी, 95 वर्षीय भवानी व 101 वर्षीय फूला देवी गांव में बने पिंक बूथ पर जाकर उन्होंने मतदान किया। उन्होंने इतनी बड़ी आयु में घर से वोट डालने का विकल्प न चुनकर बूथ पर जाकर मतदान करना उचित समझा, ताकि मतदान को लेकर और लोग भी प्रेरित हो सकें। चिलचिलाती धूप में मतदान बूथ पर पहुंची चारों बहनों ने मतदान को लेकर खुशी जताई। इस बारे में शोकोरी देवी व लक्ष्मा देवी ने बताया कि उन्होंने गर्मी के बीच मतदान किया ताकि सभी को मतदान करने की प्रेरणा मिल सके। और बैठी होके न वोट का यहाँ आपका, और बहुत जोर गर्मी थी, फिर भी बहुत गर्मी थी, पनी गर्मी भी जोर की थी, पनी चारों भाना में और बैठी वोट दे के आई थी गर्मी होगी। बाकी गाड़ी थे बाद हमने गाड़ी लेके गए। अच्छा, मेरे वोट ने पहचान। वरिष्ठ महिला मतदाता से जुड़ी ये खबर आपने देखी, जिसमें कि चारों बहनों ने पूरे जोश के साथ मतदान किया और लोगों को जो है संदेश दिया कि हमें मतदान ज़रूर करना चाहिए। और अम्बाला से हमारे संवाददाता मनोज सबरवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मनोज, अम्बाला से क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी मनोज, कल जो लोकसभा चुनाव रहा तो अम्बाला भी एक इम्पॉर्टेंट सीट रही है और जीटी बेल्ट से जुड़ी हुई ये सीट रही है, तो कल जो मतदान हुआ है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, अम्बाला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें अम्बाला शहर, अम्बाला छावनी, नारायणगढ़, मुलाना, पंचकुला, कालका, सडोरा, यमुनानगर और जगाधरी शामिल हैं। यहाँ पर लगभग 67.1% मतदान हुआ है।
19,96,708 मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 13,39,159 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। और मतदान काफी उत्साह के साथ लोगों ने किया है यहाँ पे। हालांकि गर्मी काफी थी, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह देखने योग्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। भाजपा से यहाँ बंतो कटारिया जी हैं, और जबकि कांग्रेस से यहाँ पर वरुण मुलाना जी मैदान में। जी, और जो युवा मतदाता हैं उन इस बार काफ़ी युवा मतदाताओं ने इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया होगा, तो आप युवा मतदाताओं की नज़रों से आप बताएं कि किस तरह का उनमें जोश रहा। जी, फर्स्ट टाइम वोट करने वाले मतदाताओं की संख्या भी काफी अधिक रही यहाँ पर, और उन्होंने काफी जोश के साथ मतदान करा। तो इसी प्रकार जो है महिलाओं के लिए भी यहाँ पर पिंक बूथ बनाए गए थे, और वहाँ पे महिलाओं को जो है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। और साथ ही यहाँ पर जो है जो महिलाएं वोट डालने के लिए आ रही थी उन्हें मीठी लस्सी दी जा रही थी पिंक बूथ के ऊपर। ये विशेष तौर पर प्रबंध किया गया था, हर पिंक बूथ के ऊपर मीठी लस्सी का प्रबंध किया गया। और किसी तरह के सेल्फी पॉइंट्स और इस तरह से भी जो अपने सोशल मीडिया पे फोटोज शेयर करने की भी बात हुई होगी। बिल्कुल, युवाओं ने काफी उत्साह दिखाया। युवा जो है सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी लेकर के अपने फोटो भी अपलोड कर रहे थे, और साथ ही युवाओं ने जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है काफी अपने फोटोज को अपलोड करा, और लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोग अपने परिवार के साथ सोशल मीडिया के ऊपर सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपने फोटो अपलोड करते हुए नजर आए। सेल्फी लेने वालों की भी काफी अच्छी तादाद रही, और साथ ही सुरक्षा के भी जो है प्रत्येक बूथ के ऊपर बहुत बेहतरीन प्रबंध किए गए थे। जी, धन्यवाद मनोज सबरवाल अम्बाला से हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा से विधायक राकेश दौलताबाद का कल हार्ट अटैक से निधन हो गया। उन्हें सुबह घर पर करीब 10:30 बजे हार्ट अटैक आया। गंभीर हालत में उन्हें गुरुग्राम के पालम विहार के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। 2019 में वे बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने थे। प्रधानमंत्री ने अपने शोक संदेश में एक्स पर कहा कि राकेश दौलताबाद के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने बहुत ही कम उम्र में लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई थी। उनका जाना प्रदेश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ईश्वर शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों को संबल प्रदान करे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दुख जताते हुए एक्स पर कहा कि विधानसभा में प्रमुख सहयोगी रहे राकेश दौलताबाद जी के आकस्मिक निधन से आहत और स्तब्ध हूं। उनके अचानक चले जाने से हरियाणा की राजनीति में एक शून्यता आई है। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवारजनों और समर्थकों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके चलते कई स्थानों पर पारा 50 डिग्री तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पारा 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संस्थानों और कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अंतर्गत पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आराम करने के समय में बढ़ोतरी के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में नौतपा शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए 16 जिलों में 26 से 28 मई तक रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 4-5 दिन तक मौसम शुष्क रहेगा। फिलहाल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तापमान 45 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए लू में बाहर न निकलने और तरल खाना खाने की सलाह दी है। पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में सबसे अधिक 50 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं बाड़मेर और जैसलमेर की बात करें तो यहां तापमान 48 डिग्री से ज्यादा रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा, राजस्थान और असम के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। सिरसा में तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। एक और आमजन को भीषण गर्मी झुलसा रही है, तो वहीं फसलों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। गर्मी के कारण नरमा, कपास व सब्जियों की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर महेंद्र कुमार ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर न निकलें। अधिक जरूरी होने पर वे अपने साथ तरल वस्तुएं अवश्य लेकर जाएं। अगर स्वास्थ्य में गिरावट नजर आती है तो अपने नजदीकी डॉक्टर से चेकअप करवाएं। तेज धूप में निकलते समय सर व बाजुओं को कपड़े से ढक लें और खुले कपड़े पहनें।
गर्मी से अपना बचाव रखें, खाने पीने की जो हिदायतें समय समय पर जारी की जाती है उसका पालन करें, और यदि किसी को फिर भी गर्मी लू का कोई प्रकोप होता है, उसका स्वास्थ्य में अगर गिरावट आती है, तो वो ज़रूर नज़दीकी अपने चिकित्सक से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से या सिविल हॉस्पिटल में ज़रूर एक बार अपना चेकअप करवाएं और ध्यान रखें। सबसे पहले जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो धूप में कम से कम बाहर निकलें। जब भी अगर निकलना ज़रूरी है तो लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए सिर को ज़रूर ढक के जाएँ और बदन पे ढीले कपड़े पहने। और जो घरों के अंदर अगर उनको तेज़ रोशनी अंदर आ रही है, सूर्य की सीधी करने आ रही हैं, उसके बचाव के लिए पर्दे, खिड़की, दरवाजे इस तरह से एहतियात करके उनको सीधे लू को अंदर ना आने दें। और दूसरा, तेज़ गर्मी की जो सूर्य की किरणें हैं उससे भी बचाव रखें। किसानों ने बताया कि अधिक गर्मी से नरमा व कपास की फसल काफ़ी प्रभावित हुई हैं। कपास की फसल एक बार खराब हो चुकी है और वे दोबारा इसकी बिजाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सब्जियों की फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। गर्मी का काफ़ी प्रभाव पै रहा जी। एक बार नरमा बीजा बल गया, दोबारा फिर रोनी करके फिर दोबारा बीजा वा, तो ज्वारां नूं नुकसान हो रहा वा। ज्वारां नूं मतलब पानी एक दिन 2 दिन महा कढ़दा पानी, तीसरे दिन पानी लाउणा पैंदा वा। पनीरी नूं, झोने की पनीरी नूं भी रोज़ शाम नूं पानी लाउणा पैंदा वा। गर्मी हद तो ज़्यादा पै रही है जी, ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਐਰਕੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਨਰਮਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਤੇ हरियाणा पुलिस की CCTNS प्रणाली 3 नए कानूनों में हुए बदलाव के हिसाब से पूरी तरह से तैयार हो गई है। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए कानूनों को ध्यान में रखते हुए CCTNS प्रणाली के तकनीकी पहलुओं में आवश्यक बदलाव किए गए हैं ताकि इन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। पंचकुला स्थित पुलिस मुख्यालय में कल पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में CCTNS प्रणाली को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान राज्य रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के निदेशक OP सिंह ने बताया कि इस प्रणाली को नए कानूनों के साथ समन्वित करके एक व्यवस्था तैयार की गई है ताकि भविष्य में नए कानूनों के अनुरूप प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। इसी कड़ी में हरियाणा पुलिस द्वारा साक्ष्य प्रबंधन प्रणाली भी तैयार की गई है, जिसके तहत अब अनुसंधान अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मुकदमे से संबंधित वीडियोस, पीड़ित तथा आरोपियों के बयान, सील किए गए सामान की वीडियो, जांच रिपोर्ट तथा सर्च एंड सीजर आदि संबंधी वीडियोस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सर्वर पर अपलोड की जा सकेंगी। SCRB की पुलिस अधीक्षक निकिता गहलोत ने बताया कि आमजन की सुविधा के लिए PS लोकेटर की सुविधा भी शुरू की जा रही है। आमजन हरियाणा पुलिस के CCTNS अथवा हर समय पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं व सेवाओं का लाभ लेने के लिए अपने पुलिस थाने का आसानी से पता लगा सकेंगे। इससे लोगों को ये जानने में आसानी होगी कि मामला कौन से पुलिस थाने से संबंधित है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज चंडीगढ़ में विकसित चंडीगढ़ का संकल्प पत्र लॉन्च किया। इस दौरान चंडीगढ़ लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा भी मौजूद रहे। बाद में प्रेस वार्ता के दौरान हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आगामी 5 सालों में सिटी ब्यूटीफुल देश में विकास मॉडल बनेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। पत्र बनाने के पहले हम इस पे बड़ी ब्रॉड कंसल्टेशन करते हैं। जो लोगों के मुद्दे होते हैं उनके दिल में, जो शहर में, किसी स्टेट में प्रेसिंग इश्यूज होते हैं, उन्हीं को डाला जाता है। देखिए, चंडीगढ़ तो ऑलरेडी इट्स वन ऑफ द टॉप सिटीज नॉट ओनली इन इंडिया। मैं तो समझता हूं अगर विश्व भर में भी ऐसी शहरों का एक लिस्टिंग की जाए तो आप ये मान के चलिए चंडीगढ़ विल फाइंड ऑनरेबल मेंशन। कांग्रेस पार्टी, उनको सत्ता में रहने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबको यही इमोशनल कनेक्ट है। मैं मेरे जैसे लोगों को जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, मैं जो है जहां पे साफे पहने वाले हैं उनसे पूछा, कई सही तरीके से उन्होंने उसके लिए ब्लू स्टार के लिए माफी मांगी है, सही तरीके से अगर इनसे पूछा जाए। समाज सेवा ही सच्ची सेवा है। इसी वाक्य को कैथल की श्री नर नारायण सेवा समिति सही साबित कर रही है।
संस्था पिछले लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है। सामाजिक कार्यों के लिए संस्था को कई बार सम्मानित भी किया गया है। इसी कड़ी में शहर के पेहवा चौक पर समिति के सदस्यों ने लोगों को पक्षियों के पानी पीने के लिए कसोरे और खाने का सामान वितरित किया। संस्था के सदस्यों ने लोगों से आह्वान किया कि अपने अपने घरों की छतों और दीवारों पर पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और दाना रखें ताकि पक्षी इस भीषण गर्मी से बच सकें। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जिस तरह हर इंसान को पानी की प्यास लगती है, उसी तरह पक्षियों को भी प्यास लगती है और वे गर्मी में पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। इसलिए संस्था ने सैकड़ों मिट्टी के कसोरे और पक्षियों के खाने का सामान वितरित किया है ताकि हर व्यक्ति अपने घर के बाहर इन कसोरों में पानी भरकर पक्षियों की प्यास बुझाने में मदद कर सके। जैसे कि अब गर्मियां प्रारंभ हो गई है, हमें भी बार बार पानी की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान में आया कि इन पक्षियों को भी पानी की जरूरत पड़ती होगी, तो हमने इसीलिए समाज से आह्वान किया है कि वो अपने इस बर्तन के माध्यम से पानी छतों पे रखे, खाने का छतों पे रखे, ताकि पक्षी उड़ते हुए चहकते हुए वो भोजन प्रसाद वो भी ग्रहण कर सके। पक्षियों को उनसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है पानी की। इसी सोच के तहत हमने ये सोचा कि हम हर गर्मी की शुरुआत में पक्षियों को पानी रखने के लिए, दाना रखने के लिए प्रयास करते हैं कि सभी को अभ्यास बने कि वो अपनी छतों पर पक्षियों के पानी के लिए पात्र रखें और दाना डालें, ताकि पक्षी यूं ही आसमान में चहकते रहें। इतनी गर्मियों में प्यास लगती है तो मैं समझता हूं कि पक्षियों को भी उतनी ही प्यास लगती होगी, और इसी मुहिम के तहत हम समाज से आह्वान करते हैं कि वो सभी इन कसोरों को और इसको कनक के दाने को अपनी छतों पर रखें ताकि सभी पक्षी जो है अपनी प्यास बुझा सके और भरपेट भोजन ले सके और आराम से उठ सके। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि पक्षियों की सेवा के लिए संस्था का ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि पक्षियों के चहचहाने से सारा वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे हर व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए पूरी नर नारायण सेवा समिति पूरी बधाई की पात्र है। मैं अग्रवाल युवा सभा की तरफ से सारे नर नारायण समिति के सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना ही भीषण गर्मी है कि पशु पक्षियों का बहुत ही बुरा हाल है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सुबह अपने छतों पर, मकानों पर और कहीं भी जहाँ भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे दाना डालें, पानी रखें पक्षियों के लिए। वास्तव में पक्षियों की सेवा ही मानवता की सेवा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक बेबी डे केयर सेंटर में कल देर रात भीषण आग में 6 नवजातों की मौत हो गई। घायल हुए 6 बच्चों का एक अन्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के समय सेंटर में 12 नवजात भर्ती थे। दमकल विभाग के अनुसार कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के बाद से ही सेंटर संचालक और कर्मचारी फरार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने लिखा, दिल्ली के एक अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। इस अविश्वसनीय और कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो घायल हुए हैं वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वहीं आग लगने की इस घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। डीडी किसान चैनल आज अपना 9वां जन्मदिन मना रहा है। दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को कृषि के लिए एक अलग समर्पित चैनल डीडी किसान को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चैनल का उद्घाटन किया था, जो किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया था। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी प्रदान करना है, ताकि वो अपनी फसलों की बुआई, कटाई और बिक्री के संबंध में जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकें। किसानों को मौसम, मंडी की कीमतों और सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के संबंध में शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। ये भारत और विदेशों में कृषि में किए गए नवीनतम शोध के बारे में जानकारी प्रदान करता है, ताकि किसान इससे लाभान्वित हो सकें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 17 मई को समाप्त हुए इस सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $648.79 बिलियन के रिकॉर्ड पर पहुंच गया। ये विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का लगातार तीसरा सप्ताह है।
इसके पहले के सप्ताह में ये 2.561 डॉलर से बढ़कर 644.151 डॉलर रहा। 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में ये 648.562 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आरबीआई ने कहा है कि 17 मई को हुए समाप्त सप्ताह में सोने का भंडार 1.244 डॉलर बढ़कर 57.195 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR 11.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.168 अरब डॉलर हो गया। और समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।